Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola. I am a chartered accountant, and my mobile number is 9899123008. These are information system audit related classes, which is a post qualification course of chartered accountants. So to make it easy and so that all the chartered accountants can go through the exam, and in case they don't understand, it can act as a aid to them and they can understand the concept clearly. So it's an intent to make the content very easy, lucid and in a nice manner. तो मेरा नंबर है 9899123008. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ समझने के लिए यू आर मोस्ट वेलकम. कोई भी फीडबैक हो आप मुझे दे सकते हैं. तो आज हम दो चीज़ करेंगे, एक असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर करेंगे. दूसरा चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे. तो बेसिकली जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि कंप्यूटर जो होता है उसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है. इस कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनमैच्ड होता है, यानी कि एक ही जगह होता है, यानी कि हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी एक ही साथ होता है. हार्डवेयर ही सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर होता है. फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर होता है इसमें न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग होती है. आपके न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन प्रोटीन सेल का बना होता है. हर प्रोटीन सेल्स में इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, और वहीं पर इंफॉर्मेशन रखी भी जा रही है और लॉजिक्स में कैलकुलेशन हो रहा है और वही लॉगरिथम का भी काम कर रहा है. लेकिन हमारे कंप्यूटर्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि कॉस्ट एक मेजर एलिमेंट होता है. और जिस एफिशिएंट मेथड से ये बना है उस एफिशिएंट मेथड से अभी तक हम साइंस अभी तक वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है. ये माना जा रहा है कि अगले 25-30 साल में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे. लेकिन जब तक नहीं पहुँचते हैं तब तक क्या कहते हैं, ये डिवीजन ऑफ लेबर हमें रखना पड़ेगा. कॉस्ट की वजह से ये डिवीजन ऑफ लेबर रखना पड़ेगा. हार्डवेयर अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग होता है. हार्डवेयर में भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, CPU, रैम एक्सेट्रा, और सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिंपल सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसी तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर. बेसिकली असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहे जाते हैं. तो क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की CD खरीदें, तो क्या होगा, उसमें लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज का सिंटैक्स होगा और कुछ फंक्शंस होंगे उसमें जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस कहे जाते हैं, और कंपाइलर होगा उसमें. तो इंटरप्रेटर हो सकता है, लेकिन इंटरप्रेटर यूज़ नहीं होता है आजकल. बेसिक लैंग्वेज वगैरह के साथ यूज़ होता था, और बाकी लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा या हायर लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज़ होता है. तो कंपाइलर जो होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, यानी कि एक बार आपने प्रोग्राम बना दिया तो उसे वो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे. हाई लेवल लैंग्वेज में बनाएंगे या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में बनाएंगे, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में बनाएंगे. ये सारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होंगी, यानी इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होगी जो हमारी समझ में आती है. लेकिन कंप्यूटर को तो 0101 ही समझ में आता है, और 0101 जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज है. तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसे 0101 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं. तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बेसिकली या अगर असेंबलर होगा तो असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा आपके मशीन लैंग्वेज में, और अगर कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स होंगे तो वो 2 स्टेप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पहले हाई लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में ले जाएंगे, असेंबली लैंग्वेज में ले जाएंगे, और असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ले जाएंगे. मशीन लैंग्वेज मतलब 0101 में. तो इसके बारे में मैंने क्या कहते हैं डिटेल वे में पिछले लेक्चर में बता रखा है. तो आपने जैसे देखा होगा, फॉर एग्जांपल हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है तो बगल में एक इंटरप्रेटर होता है. सपोज चाइनीज़ से बात कर रहा है या ज्यू से बात कर रहा है, किसी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ्रेंच से बात कर रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट से. तो बीच में इंटरप्रेटर्स होते हैं. इंटरप्रेटर क्या करते हैं कि उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बताते हैं. तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स में होता है. कंप्यूटर 0101 समझता है, फ्लो, और 0101 ही नहीं, फ्लो ऑफ चार्ट समझता है. तो उसको 0101 समझाने के लिए
और हमारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्रामिंग की, क्योंकि हमारे ईज़ के लिए हायर लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं ताकि हम जो प्रोग्रामिंग करें अपनी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकें जो हमारी लैंग्वेज के करीब हो, जो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज हो। तो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करें और असेंबली लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में करें। तो सबसे पहले हम असेंबलर के बारे में पढ़ते हैं। तो असेंबलर जो होता है उसमें असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0101 मशीन लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर 01 समझता है। लेकिन क्योंकि जब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आई तो उस समय प्रोग्रामर को लगा कि थोड़ा सा जो कोड्स हैं वो इजी हो जाएं ताकि उस समझ में आ जाएं, ताकि इजीली वो कम्युनिकेट कर सकें। तो एक लेयर डाल दी गई जिसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं और वो असेंबलर लाइन बाय लाइन चेक करता है, यानी एक लाइन एक टाइम में। और ये हाईली एफिशिएंट होता है क्योंकि ऐसा है कि असेंबलर को केवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, वो मशीन लैंग्वेज के पास है तो स्पेस भी कम रखता है, स्पेस भी कम कंप्यूटर में यूज़ करता है। तो वो इजीली, वेरी फास्ट, एफिशिएंटली, सबसे एफिशिएंट मैनर में असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब एक चीज़ और होती है कि अगर कोई आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है तो वो उसको गलती भी पता होनी चाहिए कि अगर आपने प्रोग्रामिंग में कोई गलती बता दी तो वो कन्वर्ट करने के लिए उसे प्रोग्रामिंग, जो दोनों प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो उसे ये पता होनी चाहिए कि मान लीजिए सपोज मैं किसी से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ हिंदी में और कोई इंटरप्रेटर है वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको कम्युनिकेट कर रहा है इंग्लिश में या चाइनीज़ में कन्वर्ट कर रहा है और चाइनीज़ को बता रहा है। तो अगर मैं कोई गलत चीज़ कह रहा हूँ या कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस गलत है या ऐसा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है जो समझ में नहीं आता है, तो उसको पता करने की कैपेबिलिटी भी ट्रांसलेटर में होनी चाहिए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर दूसरा काम ये करता है कि गलतियाँ डिबग करता है, कोड को डिबगिंग भी वो करता है। डिबग करके हमें बता देता है कि कोड में ये गलती है, यहाँ पर ये गलतियाँ हैं। तो यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो काम करता है। पहले कोड सुनता है, देखता है, मीन्स उसको पढ़ता है कंप्यूटर, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कंप्यूटर वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे पढ़ेगा, वो उसको पढ़ता है और गलतियाँ देखता है कि गलतियाँ हैं कि नहीं। गलतियाँ नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर देता है। और लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है असेंबलर के केस में। सारे केसेस में लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है केवल कंपाइलर को छोड़कर। कंपाइलर पूरी तरह से कंपाइल करता है। कंपाइल मतलब पूरी तरह से कंपाइल करना। तो कंपाइलर पूरा कोड पढ़ेगा एज अ होल और उसको कन्वर्ट करेगा, और इसीलिए उसकी एफिशिएंसी इंटरप्रेटर से ज़्यादा होती है। लेकिन असेंबलर जो होता है वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है, और क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज के पास है तो वो कोड्स को जल्दी कन्वर्ट कर देता है और स्पेस भी कम रखता है। तो एफिशिएंट, इट्स वेरी एफिशिएंट। तो अब हम चलते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है, इंटरप्रेटर या जो आपका कंपाइलर है हाई लेवल लैंग्वेजेस को करेगा। तो इन दोनों में केवल एक डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा। कंपाइलर एज अ होल, कंपाइलर नाम से ही पता चलता है विल बी कंपाइलिंग एज अ होल। तो कंपाइलर क्या करेगा, एक 3GL कोड को लेगा इनपुट की तरह और मशीन कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो कंपाइलर प्रोग्राम को देखेगा पूरा एक सिंगल यूनिट की तरह और कंपाइल करेगा, उसे चेक करेगा एरर के, अगर एरर हैं तो वो डिबग करेगा, उस प्रोग्राम को बता देगा और अगर एरर्स नहीं है तो एरर फ्री प्रोग्राम है तो मशीन कोड करेगा आउटपुट की तरह। तो हर लैंग्वेज के लिए एक या उससे अधिक कंपाइलर होते हैं, मतलब हर लैंग्वेज के डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं, एक से अधिक कंपाइलर्स होते हैं। और कंपाइलर्स 2 स्टेप में कन्वर्जन करते हैं, यानी कि कंपाइलर पहले उसे असेंबली लैंग्वेज में चेंज करेगा और वहाँ पर एक असेंबलर होगा जो उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। तो कंपाइलर के अंदर एक असेंबलर होगा, इंटरप्रेटर के अंदर भी इसी तरह से एक असेंबलर होगा। तो ठीक इसी तरह से इंटरप्रेटर 3 जनरेशन लैंग्वेज का कोड लेता है इनपुट की तरह और करस्पॉन्डिंग मशीन कोड करता है। दोनों ही मशीन कोड करेंगे, मतलब हर कोई जो का आउटपुट जो होगा मशीन कोड होगा। मशीन कोड कौन सा कोड है? 01 के टर्म्स में है, जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है,
एक चीज़ और है, इंटरप्रेटर जैसे ही आप जिस टाइम पर डिबगिंग तो पहले कर सकता है, लेकिन जिस टाइम पर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसी टाइम पर ही मशीन कोड बनाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें ईजियर होता है डिबग करना प्रोग्राम को, क्योंकि आपको पता चल जाता है लाइन बाय लाइन ये चेक करता है, और आपको जो चीज़ लाइन बाय लाइन चेकिंग कर रही है उसे आपको पता चल जाएगा कहाँ गलतियाँ। तो अगर पहली लाइन में गलतियाँ तो वहाँ पर रुक जाएगा, फिर दूसरी लाइन बताएगा, फिर तीसरी लाइन बताएगा, तो लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी इसमें इंटरप्रेटर में। जबकि कंपाइलर में वो एज अ होल दिखता है और आपकी गलतियाँ डिबग करता है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर में पहली लाइन कंप्लीट होती है, दूसरी लाइन कंप्लीट होती है, लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है, ठीक होता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो इंटरप्रेटर लीस्ट एफिशिएंट है अगर देखा जाए, और जो कंपाइलर है वो मीडियम एफिशिएंट है, और असेंबलर हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि असेंबलर को कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, हमारी स्टडी में एक चीज़ और दी है, एसक्यूएल इंजन। ये वो एक ट्रांसलेटर है जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को इनपुट की तरह लेता है और मशीन कोड निकाल देता है। तो ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है बेसिकली, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज, क्योंकि ये हाउ टू डू नहीं बताती, व्हाट टू डू बताती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स जो है, एसक्यूएल इंजन जो है वो व्हाट टू डू बताती है, और व्हाट टू डू बता के क्या करना है ये बताती है, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेता है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को इनपुट के रूप में देखना और करस्पॉन्डिंग मशीन कोड में निकालना, ये एसक्यूएल इंजन का काम है। और एक चीज़ और कि कुछ प्रोग्राम से, जैसे फर्मवेयर है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता है, वॉशिंग मशीन है वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करता है। तो ऑब्वियसली असेंबली लैंग्वेज यूज़ करेगा तो उसमें असेंबलर यूज़ होगा। तो यानी फर्मवेयर्स में असेंबलर्स यूज़ होंगे, मशीन वॉशिंग मशीन्स या इस तरह की चीज़ों में असेंबलर्स यूज़ होंगे। और जहाँ हाई लेवल लैंग्वेज है वहाँ पर, यानी कि हमारी लैंग्वेज के करीब जो लैंग्वेज है वहाँ पर कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स यूज़ होंगे। तो अब चलते हैं, एक अगला कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में मार्केट में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है, जैसे आपने नाम सुना होगा जावा, C++, इन लैंग्वेजेस का, ये लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ी एक सिचुएशन विजुलाइज करते हैं। सपोज़ आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, और प्रोग्राम बना रहे हो कि कार रेस का प्रोग्राम बना रहे हो। अब कार 3-4 एक कार हैं, कार भाग रही हैं। सपोज़ आप ये बनाते हो कि प्रोग्राम में एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा है, और वो हेलीकॉप्टर में एक बंदूक लगी है और वो कार को शूट कर रहा है। तो आपको कार को बचाना है, लेफ़्ट या राइट जाना है, या आपके कार में भी एक बंदूक है जो हेलीकॉप्टर को भी शूट कर सकती है, मिसाइल्स हैं और समथिंग लाइक दैट। या एक कार है या जीप है, जीप में जो आपकी आर्मी की जीप होती है उसमें गन्स वगैरह लगी हैं, उसे शूट किया जा सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, पहले आपको कार क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर एक रोड क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर गन क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर हेलीकॉप्टर क्रिएट करना पड़ेगा। वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, उसके पंख चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और हेलीकॉप्टर कार के सामने आ जाएगा तो वो जनरली नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो उड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में आपको हर एक चीज़ बनानी पड़ती थी और हर एक चीज़ को टेस्ट करना पड़ता था, और इतनी लंबी चीज़ बनाना, इतनी सारी चीज़ बनाना, ये बहुत बड़ा टेंशन का काम है। अगर एक प्रोग्रामर को ये बोला जाएगा आप ये पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, तो वो कार क्रिएट करेगा और कार के चलने को क्रिएट करेगा, और उसमें मालूम पड़ा उसके कोड में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो स्पीड नहीं ले पा रही है, कम जो जॉयस्टिक वगैरह आपने उस कार में लगा रखी है सपोज़, तो वो उसको सिंक्रोनाइज़ करना, उसका रिस्पॉन्स करना, एक प्रॉब्लम तो ये हुई। दूसरी बात, उस कार को लेफ़्ट लाना, राइट लाना, प्रोग्राम को सिमुलेट करना कि वो डायरेक्टली बॉम्बिंग करे कार के ऊपर, और बाकी कारों को बनाना, और फिर ये सिंक्रोनाइज़ करना वो सारी कारें आपस में भाग रही हैं। तो ये एक वर्चुअली इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी चाहिए होगी जिसमें डजन्स ऑफ प्रोग्रामर्स चाहिए होंगे, या सत्यम जैसी कंपनी चाहिए होगी, या आपको विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी चाहिए होगी, या IBM जैसी कंपनी चाहिए होगी जो इस प्रोग्राम को बनाए फ्रॉम स्क्रैच टू लास्ट।
लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने ये काम बहुत इजी कर दिया। उसने ये बोला कि राइट वंस यूज इट एनीवेयर, यानी कि उसने कहा कि एक बार आप एक प्रोग्रामिंग लिख लो और उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट बना लो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। ये तो एक उसकी खूबी थी। दूसरी बात, एक ऑब्जेक्ट को अगर आप उसकी प्रोग्रामिंग लिख दोगे तो फिर उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कार बनाई तो कार 2 डायमेंशन में रन करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन्होंने कहा कि कार जो है 2 डायमेंशन में रन करेगी, हेलीकॉप्टर 3 डायमेंशन में रन करेगा, वो फ्लाई करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लाई करने की। तो आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी। अब कार नीचे जाएगी और हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा, गन अपने अंदर से गोला निकालेगी और किसी चीज़ पर लगेगी और वो चीज़ टूट जाएगी। ये है। तो जो इंटरैक्शंस हैं वो आप एक बार अगर डिफ़ाइन कर दोगे तो आपको दोबारा उनको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कार हैं उनमें से वो कार अपना स्पेस लेंगी, अगर दूसरी कार से को टच करेंगी तो भिड़ जाएंगी, गिर जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। सो ये उसके करैक्टर्स हैं। कार आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कार आपकी बनी बनाई है, आपने कार उठाया, हेलीकॉप्टर आपका बना बनाया, हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट उड़ाया, हेलीकॉप्टर को उड़ाना स्टार्ट किया, कार को उड़ाना स्टार्ट किया, बाकी चीज़ें आप उसमें फिट करते चले गए। तो इससे प्रोग्रामिंग को मैसिव हेल्प मिलेगी। तो लोअर नंबर ऑफ डेवलपर्स, जहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की ज़रूरत है 2 या 3 या 4 डेवलपर्स भी इसे प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। 2, 3, 4 तो नहीं, 20, 25 अच्छे लेवल ऑफ प्रोग्रामर्स विद गुड अमाउंट ऑफ बजट और गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज उसको कर सकते हैं। वैसे आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कई बार कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे वो भी बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो हमारी स्टडी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे, एक नोवाइस पढ़ेगा तो उसको जनरली समझ में नहीं आएगा। तो उसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम ओपन करते चले जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इजी, उनका एडेप्टेशन इजी है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट से मेंटेन करना उनको इजी है, रॉबस्ट हैं और मॉड्यूल्स ऑफ फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लेती हैं। जैसे कार एक अलग मॉड्यूल ऑफ फंक्शनैलिटी है, हवाई जहाज एक अलग मॉड्यूल फंक्शनैलिटी मॉड्यूल है। अगर कोई आदमी है तो उसकी मॉड्यूल ऑफ फंक्शनैलिटी अलग है। अगर बाइक आपने बनाई है तो उसकी मॉड्यूल फंक्शनैलिटी अलग है, वो गिर भी सकती है। और कार में स्पेस ज़्यादा होती है, बाइक में स्पेस कम होती है। और अगर आपने मॉड्यूल ऑफ फंक्शनैलिटी रोड बनाई है तो रोड में उबड़ खाबड़ नहीं होगी। अगर मान लीजिए पड़ा पानी आ गया तो कार डूब सकती है उस पानी में। तो ये मॉड्यूल ऑफ फंक्शनैलिटी है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार आपने ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन कर दिया है तो वो राइटली फिट कर जाता है। यानी अगर आपका रोड और ऑब्जेक्ट डिफाइंड है तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो राइटली फिट कर जाएंगे। रोड नीचे रहेगी, कार ऊपर रहेगी, और कार रोड के साथ साथ चलेगी। मतलब हवाई जहाज़ जो है वो स्पेस में रहेगा, स्पेस के रेफरेंस में उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। तो एक बार आपने डिफ़ाइन कर दिया तो वो चीज़ें कंस्ट्रेंट के रूप में करती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम किया है इज इक्वल टू फ्लाई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, बीच में कुछ नहीं, तो इज इक्वल टू फ्लाई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज का मतलब, इसका मतलब ये चीज़ उड़ेगी, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उड़ेगी। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चील हो सकती है, क्रो हो सकता है। अगर मालूम पड़ा आपने पहले वर्जन में चील उड़ते हुए दिखाई या हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाया, दूसरे वर्जन में आपने प्लेन उड़ते हुए दिखाया, फाइटर प्लेन, चौथे वर्जन में आपने उसके नेक्स्ट वर्जन प्रोग्राम आया तो F-16 उड़ते हुए दिखाया, सोफिस्टिकेटेड जहाज उड़ते हुए दिखाया। तो लेकिन उनकी कैरेक्टर एक बार आपने डिफाइन कर दी है तो वो वही रहेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी स्टडी में दूसरी एक चीज़ दी गई कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दी गई। तो ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा है कि कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो उसको सराउंडिंग से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। यानी कार को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, और हेलीकॉप्टर को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, रोड को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, पानी को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और हर ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मेथड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, तो उसका भी बिहेवियर डिफाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑब्जेक्ट कार को लें तो उसके मतलब एट्रीब्यूट्स या डेटा पार्ट्स जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं कि उसकी इंजन की कैपेसिटी होती है, कलर होता है, उसकी एक कीमत होती है।
दूसरी चीज़ होती है मेथड्स। मेथड्स लॉजिक पार्ट होते हैं या फंक्शंस होते हैं जो कि किए जा सकते हैं। जैसे कार को आप स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, उसका गियर चेंज करते हैं। तो आपने डिफाइन कर दिया एक कार है, ऑब्जेक्ट है, सेपरेट ऑब्जेक्ट है। दूसरा चीज़ आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दी कि उसकी इंजन की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, ज़्यादा इंजन की कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा भागेगी, कलर हो सकता है, प्राइस हो सकता है। आप जीतोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स प्राइस में कन्वर्ट होंगे, प्राइस जो होगा से आप बेटर कार ले सकते हैं। मालूम पड़ा आपके पास स्पोर्ट्स कार कई टाइप की हैं आपके प्रोग्राम में, और बेटर स्पोर्ट्स कार को ओपन करने के लिए ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो वो एट्रीब्यूट्स हो गए उसके। और फिर कार को अगर भगा रहे हो तो आपको कई चीज़ चाहिए, स्टार्ट करें, एक्सेलरेट करें, ब्रेक अप्लाई करें। और ब्रेक अप्लाई हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई कार की स्पीड 100 की तक जाती हो, किसी की 50 तक जाती हो, किसी की 150 तक जाती हो। और ये मेथड्स अगर हों उस कार में तो ये आपने डिफ़ाइन कर लिया। और एक बार आपने डिफ़ाइन कर लिए तो बार बार इनको डिफ़ाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो इन्वायरमेंट है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है कि कलेक्शन है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का, यानी कार, रोड, हेलीकॉप्टर, इन सब का कलेक्शन है। और ये डेटा को इनकैप्सुलेट कर देता है और कुछ फंक्शंस बनाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देता है, एक मॉडल करता है रियल वर्ल्ड को, और ये प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है इस तरीके से। तो अब कुछ टर्म्स दिए हुए हैं हमारी स्टडी में, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस दिए हुए हैं। तो क्लासेस में आपने सपोज कार क्रिएट की, कार के कलर एक्सेट्रा वगैरह किए। कार में भी आपने कई जो हैं जो तो उसमें भी कई है, आपने मर्सिडीज़ या जगुआर है आपकी, या बेंटली है, या फिर आपकी फरारी है, BMW है, उसमें भी स्पोर्ट्स कार हैं, अलग कैटेगरी है, वो आपने क्रिएट कर दी। तो यानी कि वो जो पर्टिकुलर कार है BMW वगैरह, वो ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। हर क्लास के अंदर कई ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने हेलीकॉप्टर है, ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में हेलीकॉप्टर है, F-16s हैं, नॉर्मल प्लेन्स हैं, या आपके स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, तो वो आपने क्रिएट कर दी उसमें। और बंद जो आपके गन्स हैं, गन्स में भी नॉर्मल गन्स हैं, और मिसाइल्स हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स हैं, ये आपने क्रिएट कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हैं। तो हर क्लास के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिया आपने, और क्लास क्रिएट कर दी। अगर एक लेवल आप बंदा चला गया तो हायर लेवल कार मिल जाएगी उसे, इस तरीके से चीज़ें होंगी। उसके बाद मैसेजेस हमारे स्टडी बोलती है। मैसेजेस क्या है? मैसेजेस जो हैं वो मेथड है कि जिस तरह से कम्युनिकेट करें, ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करें। यानी कि अगर कार है और रोड है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कार हमेशा ज़मीन में रहेगी, प्लेन है वो उड़ता रहेगा, अगर नीचे जा आएगा तो उड़ेगा नहीं, फिर रुक जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को मैसेज कहा जाता है। मैसेज कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट। तीसरी चीज़ एब्स्ट्रैक्शन दी हुई है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कार बना ली है, तो आपको ज़्यादा ही नहीं देखना है कि स्पेसिफिक्स क्या हैं। स्पेसिफिक्स आप बाद में देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है तो हो सकता है वो कार में आपने गियरलेस कार बोला, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसी पर फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर टाइप की कार बना ली, आपने उसके एक ही कार बनाई सपोज़ प्रोग्राम में, बाकी चीज़ें एक बार प्रोग्राम बन गया, एक कार बन गई, एक कार एक लेवल तक करने लगी। फिर आपने क्या किया, उस कार में एट्रीब्यूट्स और ऐड किए कि इस कार में ये BMW की कार है, नहीं अब हमें बेटर कार चाहिए, इस कार का कलर बेटर होना चाहिए और समथिंग लाइक दैट चेंज होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन हमारा इनिशियल प्रोग्रामिंग फ्रेम करने में हेल्प करता है, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। बाद में रिफाइनमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन इनिशियल प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। और इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसेंशियल और इनहेरेंट एस्पेक्ट्स फोकस किए जा सकते हैं। कि कार है, 4 पहिए होंगे, गियर होगा, एक्सीलेटर होगा, कुछ चीज़ें होंगी कार की, और बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। वो बाकी चीज़ें बाद में आ जाएंगी कि ब्यूटीफुल कार का मॉडल और समथिंग लाइक दैट। एब्स्ट्रैक्शन
में प्रॉपर्टी पूरी तरह स्पेसिफाई नहीं की जाती है, पूरी तरह से डिफाइन नहीं की जाती है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक लेवल तक ही डिफाइन की जाती है, तो वो एक मॉडल की तरह काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट एक्टर की तरह काम करता है। तो बाद में क्या है, अगर प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी पड़ेगी तो बाद में अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी तो पूरे प्रोग्राम कोड्स को हमें नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम कोड्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं 3GL लैंग्वेज में। आपने कहीं एक चेंज किया तो मालूम पड़ा बाकी और सारी चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को आप बाद में चेंज कर सकते हैं। ये फीचर एब्स्ट्रैक्शन देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये चीज़ें रिवील नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। और बेसिकली इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि अगर एक कार बनी है तो कार का प्रोग्राम बना है तो कार किस तरह से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, एक बार काम कर लिया तो उससे आपको मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल आप कार चलाते हो तो आपको पता हो, केवल ये पता चाहिए कि एक्सीलरेटर, ब्रेक, गियर और कार को कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप किसी भी कार को चला सकते हो। आप इंजन में क्या हो रहा है, क्या है, ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह से एक प्रोग्रामर को, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड को मॉडल करता है, तो एक बार कार बन गई, किसी ने कार बना दी, तो किसी बेटर प्रोग्रामर ने कार बना के आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, तो अंदर क्या हो रहा है उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो इनकैप्सुलेशन कहता है। तो इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सारा ऑब्जेक्ट जो है उसके इंटरनल डेटा और प्रोसीजर को कंसील कर देता है और एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि इनर वर्किंग की हमें ज़रूरत नहीं होती, एक्सटर्नल चीज़ ही हमें आती है। तो मेन एस्पेक्ट इनकैप्सुलेशन का है कि एक प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्जेक्ट इंटरनल स्टेट जो है ऑब्जेक्ट का वो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। यानी कार है तो उसका इंटरनल स्टेट हम वो नहीं कर सकते और उसको उसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनल स्टेट चेंज करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल मेथड्स को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी उसकी चेंज स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ उसको वैसे ही यूज़ करें, बाद में हमें बेटर क्वालिटी का कार है तो इंटरनल मेथड्स को एक्सेस करो और उसके स्टेट को चेंज करो और फिर उसके बाद हम कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन हमें एब्स्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन एक दूसरे के लिंक्ड है। तो यानी कि अगर हवाई जहाज़ है तो हवाई जहाज़ पेट्रोल से चल रहा है, गैसोलीन से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, हमें इससे मतलब नहीं। उसमें स्पार्क प्लग है नहीं है, क्या चीज़ है नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि कार चलाने के लिए एक्सीलरेटर दबाना पड़ता है, या ब्रेक रोकने के लिए ब्रेक दबाना पड़ता है, वहाँ पर क्लच होता है। अगर हम हायर गियर और लोअर गियर्स का यूज़ कर सकते हैं। कार के लिए एक स्टीयरिंग होता है और उस कार को स्टार्ट करने की फैसिलिटी होती है। अगर ये सारी फैसिलिटी हमें पता है तो डीजल से चले, पेट्रोल से चले, स्पार्क प्लग है नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, हमें इंटरनल वर्किंग के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर हमें बेटर मॉडल है बनाना है तो फिर उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करेंगे और उसको ज़्यादा और जाएंगे और देखेंगे। अदरवाइज़ जो एक बार वो कार बन गई तो फिर हम इंटरनल एक प्रोग्राम बन गया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें उसको चला उसी तरीके से चला सकते हैं। तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन है। दूसरा एक इनहेरिटेंस दिया हुआ है। इनहेरिटेंस में क्या है, क्लासेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार है, मेन क्लास जो कार है तो उसकी क्लास कुछ बेसिक फीचर्स सारी क्लासेस होंगी उसमें। एक सुपर क्लास होगी, उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, कार के अंदर स्पोर्ट्स कार हो सकती है, हैचबैक हो सकती है और दूसरी लिमोजिन टाइप कार हो सकती हैं, जो बिग कार्स होती हैं वो हो सकती हैं। उसके अंदर और सब क्लासेस हो सकती हैं। तो चाइल्ड और पेरेंट क्लास हो सकती है और उनकी कुछ कुछ फीचर्स अलग होते हैं। तो ये जब हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ किया जाता है जब हम एक प्रोग्राम एक लेवल का बना देते हैं, उससे हायर लेवल में जाने के लिए इनहेरिटेंस यूज़ किया जाता है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा क्लास हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार है और फिर उसके बाद उसमें जगुआर है, BMW वगैरह एक पर्टिकुलर तरह की कार ली गई तो वो सिंगल इनहेरिटेंस। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक कार है, कार के अंदर स्पोर्ट्स कार है, हैचबैक है और दूसरे कैटेगरीज़ हैं और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस किया जाता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट आपने ले लिया तो वो कई डिफरेंट शेप्स एज्यूम कर सकता है।
तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये घड़ी आपने बना दी सपोज ये, तो वो घड़ी कई तरह के काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अलार्म क्लॉक है, अलार्म बजा सकती है और कई तरीके से कर सकती है। इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये फीचर ऐड करने के लिए हेल्प करता है। तो यानी कि अगर आपको एक प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाना है तो उसने कुछ स्टेप एनालाइज किए, सपोज इसका यूज़ देखिए, प्रोग्रामर रियल वर्ल्ड के अनुसार काम करता है। और हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज से आगे इसलिए बढ़े क्योंकि प्रोग्रामर के लिए प्रोग्राम करना ईजी हो। हमारा एम इंटेंट ये है कि एक बच्चा भी प्रोग्राम कर सके, क्योंकि बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चा भी प्रोग्राम करे, ऐसा कैसे हो? और इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक स्टेप और करीब लाई है कि बच्चे को प्रोग्रामिंग करनी है तो उसने ऑब्जेक्ट्स लेकर एक नए प्रोग्रामर ने 16-17 साल का 18 साल का प्रोग्रामर, उसने ऑब्जेक्ट्स लेकर विजुलाइज किया कि क्या है बच्चे की, या जो 16-17 साल का आदमी होता है, यंग बंदा होता है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उसने एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसी क्रिएटिव एनवायरनमेंट का प्रोग्राम बना दिया। तो वो प्रोग्राम कैसे हेल्प हो, वो प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प करता है। और इसमें आपके कॉन्सेप्ट जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, एक बार प्रोग्राम आपने बना दिया एब्स्ट्रैक्शन के साथ, आपने माइनर डिटेल्स आपने ध्यान नहीं रखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे माइनर डिटेल्स ध्यान रखना शुरू किया, फिर पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ किया, फिर क्लासेस का यूज़ किया, और पहले इनकैप्सुलेशन का यूज़ किया कि कार है तो कैसे भी जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में आपने उसके फीचर्स को चेंज करना शुरू कर दिया। तो जो इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आपने इंटरनल वर्किंग की तरफ जाकर देखने लगा। कार जो है आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनानी स्टार्ट कर दी, उसके बाद कार ऐसी बना दी, उड़ने वाली कार बनानी स्टार्ट कर दी, या जंप करने वाली कार बनानी स्टार्ट कर दी, जो कि इनिशियली फीचर नहीं था। तो लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ही अगर आप विजुअलाइज करेंगे कि जंप करने वाली कार बनानी है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत हायर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग होगी। तो आप धीरे धीरे हर्डल्स क्रॉस करते गए और उसके बाद प्रोग्राम्स बनाते गए। इवन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्रामर जब पूरी तरह से प्रोग्राम बनाता है तो कई ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वर्किंग उसे पता नहीं होती है। कई ऑब्जेक्ट्स के प्रोग्राम कोड का उसको अंदाज़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। वो उतना ही यूज़ करता है, ये उतना ही चेंज करता है जितना ज़रूरी है, और इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इसे समराइज़ करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़र नीड्स और रिक्वायरमेंट एक हम डिटरमाइन करते हैं और सिस्टम की रिक्वायरमेंट में ट्रांसलेट करते हैं उसे, फिर एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक डिटेल डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है एनालिसिस के द्वारा। और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, मतलब डिटेल तो होता है लेकिन फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब यानी पहले एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। डिज़ाइन से एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सिस्टम उसे टेस्ट किया जाता है और डॉक्यूमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद इसको प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली रिफाइन किया जाता है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह से यूज़ करके, जिसमें क्या पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है कई डिफरेंट फॉर्म ले सकता है और सेम ऑपरेशन डिफरेंट क्लास में बिहेव कर सकता है। मालूम पड़ा एक कार है, वो डिफरेंट क्लास में डिफरेंटली बिहेव कर सकती है। एक जगह फिर हमने उड़ने वाली कार बना दी नॉर्मल कार की जगह, या सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है जेनरिक कोड को रीयूजेबल कोड बनाने में मदद करता है और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम उस प्रोग्राम को कॉन्स्टेंटली रीडिफाइन करते हैं। तो इसमें एक फाइनली हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, और प्रोटोटाइप क्रिएट करने का मतलब क्या है, प्रोटोटाइप रिफाइन होता है, यानी ये प्रोटोटाइप एक इनिशियल चीज़ होती है जो आपके सामने आती है, फिर उसे आप कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते जाते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्पल रन है, टेम्पल रन अभी भी नए टेम्पल रन स्मार्टफोन्स में आते जा रहे हैं। तो ये रिफाइंड प्रोग्राम्स हैं, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और इसके जो रनर है वो उसके फीचर्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। उसका डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट रनर्स दिखते हैं, उसमें आदमी दिखते हैं जो दौड़ता है। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
तो एक बार और इसे समराइज़ कर लेते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक नया पैराडाइम है। पैराडाइम उसे कहते हैं जो पाथ ब्रेकिंग चीज़ है। एक एग्जांपल या मॉडल है बेसिकली वर्ल्ड वाइड व्यू को प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे, ये नहीं बताता कि किस तरह से प्रोग्राम करना है, कि कोई बेसिक रूल्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इससे बढ़िया ये बताता है कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। वही चीज़ आप सोचते हो और उसका थिंकिंग में ज़्यादा एम्फेसिस होता है, और उसके बाद आप उसे कोड्स में कन्वर्ट करने लगते हो। तो फिर आप बिट्स बाइट्स या पॉइंटर्स यूनियन स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में नहीं सोचते हो कि किस तरह से स्ट्रक्चर को यूनियन करूँगा। ये तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हो और उसके इंटरेक्शन के बारे में सोचते हो। यानी कि कार है और हेलीकॉप्टर है तो उसका क्या इंटरेक्शन होगा, कार के साथ के आगे हेलीकॉप्टर गिर गया तो क्या इंटरेक्शन होगा, कार रोड में चल रही है तो क्या इंटरेक्शन होगा, कार के आगे अगर कोई पानी वाला एरिया आ गया तो क्या होगा, कोई पैराफिट आ गया तो क्या इंटरेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प करता है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया कि अगर एक बाइक रेसिंग प्रोग्राम है तो बाइक एक ऑब्जेक्ट है, तो फिर उसका एक वेल डिफाइंड एंटिटी है और उसको उसी तरह से मॉडल करना पड़ेगा हमें, और उसका कोई पर्टिकुलर इंटरेक्शन होगा और फिर इनकैप्सुलेशन में हमने ये समझा था कि ये बाइक कैसे काम करती है, इससे हमें इसके अंदर कौन सा इंजन है, पेट्रोल यूज़ कर रही है, डीजल यूज़ कर रही है, हमें इससे मतलब नहीं। बाइक को चलाने के लिए आप किक मारते हो, एक्सीलेटर होता है और ब्रेक्स होता है, एक हैंड ब्रेक हाथ में होता है, एक पाँव में होता है, पर्टिकुलर इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन जो है जनरलाइज करता है प्रॉब्लम को। हम अगर मान लिया सपोज बाइक है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये कौन सी टाइप की बाइक है, पहले हम एक बाइक बना लेते हैं, बाद में उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से इनहेरिटेंस होता है। बेसिकली ये सेग्रीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि एक पर्टिकुलर बाइक है तो वो सपोज हार्ले डेविसन की बाइक है तो वो एक पर्टिकुलर बाइक क्लास के इनहेरिटेंस है, और कार है तो फिर अलग तरीके से उसका इनहेरिटेंस होगा। फिर एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज एक चीज़ डिफरेंट स्ट्रीट्स एज्यूम कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका एक डॉग है तो वो अलग टाइप का डॉग भी हो सकता है, नॉर्मल डॉग, जर्मन शेफर्ड डॉग और पामेरियन डॉग। आपकी घड़ी है तो नॉर्मल घड़ी, अलार्म क्लॉक की घड़ी और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बाइक बनाई हमने, फिर उसके बाद हार्ले डेविसन बनाई, उसमें भी और डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक्स बनाई। कार बनाई तो उसमें भी अलग टाइप की कार्स बनाई। पहले उसमें नॉर्मल होंडा सिटी बनाई, फिर उसके बाद आपने उसमें आप दिखाने लगे ये जो फास्ट कार्स होती हैं वो दिखाने लगे, और उसमें भी फिर मर्सिडीज़ बेंज, BMW, जैगवार, बेंटली, इस तरीके से डिफरेंट कार्स आप दिखाने लगे। तो बेसिकली इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो बेसिकली ये एक तो हमारा लैंग्वेज था और जनरेशन लैंग्वेज था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इन शॉर्ट अगर इसे समराइज़ करें तो कंप्यूटर 0101 जानता है। हम 0101 में कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमने धीरे धीरे 0101 यानी मशीन लैंग्वेज से फिर हम स्टेटमेंट टाइप में आए, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में यानी असेंबली लैंग्वेज में, फिर उसके बाद इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में आए, हाई लेवल लैंग्वेज में HL हाई लेवल लैंग्वेज में आए, फिर फोर्थ जनरेशन में और बेटर लैंग्वेज में आए, एक्सेल वगैरह। ये जो लैंग्वेजेस थी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। तो इन जो लैंग्वेजेस जो थे इसमें क्या है कि हमें व्हाट टू डू बताना पड़ता था, हाउ टू डू नहीं बताना पड़ता था, पर इसकी लिमिटेशन हो गई। तो थर्ड जनरेशन से एक तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ा और फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन की तरफ बढ़े। फोर्थ जनरेशन में
व्हाट टू डू था, हाउ टू डू उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, किस तरह से करना है ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेचुरल लैंग्वेज की तरफ बढ़े 5th जनरेशन में, और इसी में दूसरी तरफ से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस लिमिटेड प्रोग्रामिंग एड्रेस कर रही है, उतने ज़्यादा हम उस एरिया में आगे ब्रेक थ्रूज नहीं आ रहे हैं। तो तब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है। और आज की डेट में क्या है, जो कंप्यूटर के लेवल पर है वो 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन लैंग्वेजेस चल रही हैं, 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस कुछ एरियाज़ में चल रही हैं। अधिकतर 80% केसेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं। जो आपका वो 5th जनरेशन लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, वो बहुत कम सिस्टम्स यूज़ करते हैं। उसका एरिया डेफिनेटली बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, जैसे जैसे हमारा मोबाइल पावरफुल बनता जा रहा है, और जैसे जैसे हम उससे बात करने लग रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आ रही है, और जैसे जैसे सिरी और ओके गूगल जैसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो वो पावरफुल होता जा रहा है। जैसे जैसे बिग डेटा आ रहा है, जैसे जैसे 4G आ रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन हम डायरेक्टली क्लाउड में बैठ कर सकते हैं, सारी कंप्यूटिंग सर्वर एंड में, गूगल के एंड में होगी, तो हम उस रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो 5th जनरेशन लैंग्वेजेस वहाँ पर पावरफुल होती जा रही है। हाँ, आज की डेट में ये हालत है कि बिल क्लिंटन को जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम पर अवेलेबल थी, आज की डेट में एक मोबाइल को लेके, एक नॉर्मल कनेक्शन 2G कनेक्शन को लेकर मसाया ट्राइब जो है अफ्रीका में, उसको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी बिल क्लिंटन अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता तो उसे प्रेसिडेंट होने के टाइम पर डिलेड मिलती, और मसाया जो ट्राइब लीडर है उसे ईजिली मिल जा रही है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि उसको गूगल अवेलेबल है, गूगल का पावरफुल सर्वर्स अवेलेबल है, प्रोसेसिंग वहाँ पर हो रही है, क्लाउड एंड में हो रही है, और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल में चली जा रही है। ये माना जाता है कि अगले 5 साल में 300 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आ जाएंगे, और इस इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज मेजरली बढ़ेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। फ़िलहाल जो है मेन एरिया जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने यूज़ कर रखा है। कुछ जगह एक्सेल, वर्ड और ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो 4th जनरेशन लैंग्वेजेस। 5th जनरेशन लैंग्वेज अभी सीमित है, उसका यूज़ सीमित है, लेकिन वो एक्सप्लोड होने वाला है। क्लाउड आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद वो एरिया एक्सप्लोड होने वाला है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं और फीडबैक है, कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9899123008। और अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।